अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत इस समय 3 सीमाओं पर तनाव का सामना कर रहा है, चाहे चीन से लगती सीमा हो, नेपाल से लगती सीमा हो, पाकिस्तान से लगती सीमा हो। भारत सामना कर रहा है, मजबूती के साथ सामना कर रहा है, दृढ़ता के साथ सामना कर रहा है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सीमा पर हो क्या रहा है। सरकार की रक्षा नीति, सामरिक नीति, विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो सोशल मीडिया के इस दौर में तरह तरह की बातें चल रही हैं। हकीकत क्या है, तथ्य क्या है, इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, जो आपको बताएंगे कि चीन के इस हरकत के मायने क्या हैं, उद्देश्य क्या है। नेपाल हमारा जो पड़ोसी देश है, हमारा मित्र देश है, एक भाई जैसा रिश्ता है, रोटी बेटी का जिससे रिश्ता है, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, ये भी बताएंगे। आइए आपको मिलवाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी से और उनसे जानते हैं कुछ आप लोगों के मन में उमड़ घुमड़ रहे सवालों के जवाब। नमस्कार सर, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आपका स्वागत है। सर, अभी देखने को मिल रहा है कि भारत 3 सीमाओं पर संकट का सामना कर रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये जो संकट जिसे हम कहते हैं जी, और जिस संकट के बारे में हम लोग सबको बड़ी फिक्र है, ये एक परसेप्शन वाली बात है जी। और ये चीन हर साल, मैं कहूँगा हर साल और कई सालों से उनके परसेप्शन में कई एक ऐसी जगह हैं जो उनको लगता है वो उनकी हैं जी। और हमें भी लगता है कि वे हमारी हैं जी। और उस परसेप्शन में कई बार क्या हो जाता है कि मुझे लगता है कि हमारा जो इलाका है, हिंदुस्तान का जो इलाका है, वो यहाँ से लगा लो कई 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर तक है और उनको लगता है हमारी तरफ तकरीबन 1-2 किलोमीटर की तरफ का है और वहां पर हिंदुस्तान जो है तकरीबन, मैं कहूँगा तकरीबन LAC के ऊपर ही है। हिंदुस्तान जो फौजी हैं वो तकरीबन LAC के आसपास ही हैं और वो जो हैं वो LAC के बहुत पीछे हैं और 1962 की लड़ाई के बाद भी वो जहां पर भी वो आए थे वहां से वो उठ करके सीज़फायर में तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर अंदर की तरफ चले गए। तो उसका मतलब और उन्हें मालूम था, लेकिन वो पेट्रोलिंग के लिए आते हैं और जब चीन पेट्रोलिंग के लिए आता है, हम लोग भी पेट्रोलिंग करते हैं। तो मैं कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि नो मैन लैंड, लेकिन डिस्प्यूटेड लैंड, तो थोड़ा सा बीच का जो इलाका है जिसको मुझे लगता है हमारा है, उनको लगता है उनका है, तो वो जो डिस्प्यूटेड लैंड है वहां पे हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं। तो उस पेट्रोलिंग में कई बार दो हमारे पास 1993 से एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स हैं और उन प्रोटोकॉल्स के द्वारा जब भी हम वहां पे पेट्रोलिंग करते हैं तो बैनर ड्रिल्स, अगर मैंने उनके पेट्रोल देखे हैं या उन्होंने हमको देख लिया पहले या हमने उनको पहले देख लिया, तो हम लोग बैनर निकाल करके खड़े कर देते हैं जिससे कि एक दूसरे के बीच में कोई ऐसा वार्ता ना घटे जिससे कि घटनी नहीं चाहिए, जैसे कि फेस ऑफ भी होता है या लड़ाई झगड़े नहीं होनी चाहिए, गोली नहीं चलनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप देखेंगे कि 1967 के बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई जहाँ पे गोलियां चली हों। तो इसका मतलब ये जो प्रोटोकॉल्स हैं दोनों देश के बीच में, जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की ट्रीटीज हैं दोनों के बीच में, और जो बार बार कई सालों बीच उसके ऊपर कोई ना कोई बातचीत के द्वारा उसको और सुधारा जाता है, उसके बाद इसीलिए गोली नहीं चलती है। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन भी होना चाहिए और इस बार मुझे लगता है चीन ने उसका थोड़ा उल्लंघन जरूर किया है। जी। और खासतौर पर सर, अभी जैसे आपने चीन की बात करी, लेकिन नेपाल पर भी वही सीमा पर हालात हैं, पाकिस्तान से तो हम जूझ ही रहे हैं, तो तीन तरफ से अभी इस समय हमारे को जूझना पड़ रहा है। अभी जैसे नेपाल हुआ, नेपाल जैसे लिपू लेख के ऊपर जो बातचीत चल रही है, अब लिपू लेख 1961 से वहां पे हमारी पुलिस रही है और उसके बाद धीरे धीरे वहां पे 1962 के बाद हिंदुस्तान की फौज रही है। कभी भी नेपाल ने कभी उसके ऊपर जो भी आपत्ति है नहीं उठाई। उसके बावजूद भी अगर हम देखें लिपू लेख के पास जब हम लोग सड़कें बना रहे हैं, कोई सड़क रातों रात नहीं बनती है,
ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि नेपाल ने उसके बारे में कभी कहा नहीं। नेपाल और हिंदुस्तान के बीच में इस लिपू लेक के ऊपर कई बार भी पहले भी इस तरह के अनबन जरूर हुई है, लेकिन इस तरह का अनबन है क्योंकि लिपू लेक से जो रास्ता हमारे पिथौरागढ़ लिपू लेक से जो मानसरोवर के लिए जाता है, उसके बगल में एक टिंकर पास है, और उस टिंकर पास के वहां पे नेपाल और तिब्बतन्स के बीच का जो ट्रेड है वो ट्रेडिंग पॉइंट है, और लिपू लेक के पास हमारा ट्रेडिंग पॉइंट है। तो ये कहना कि उनको नहीं मालूम था, नेपाल को नहीं मालूम था, या हमें सबको मालूम है कि क्या है, लेकिन इस बार जो है नेपाल ने मैं कहूँगा जो चीज बातचीत से हो सकती थी, इस तरह के पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाना और बताना कि लिपू लेक ये हमारा है, काला पानी हमारा है, और उसके ऊपर नक्शे में दिखाना, ये मुझे लगता है नेपाल थोड़ा सा हट करके, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि किसी के बहकावे में आकर के नेपाल ने इस तरह का काम किया हो। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान हर हमेशा मैं कहूँगा कि आप देखिए 1947 से लेकर के आज तक पाकिस्तान की जो मैं कहूँगा मंशा रही होगी, या जो उसकी जो अपना क्या उसको कहते हैं, उसका जो अस्तित्व है, पाकिस्तान का अस्तित्व जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान से नफरत, हिंदुस्तान के बरखिलाफ, मतलब जो कुछ भी हिंदुस्तान ने किया उसको किस तरीके से नीचे गिराना। और ऐसे माहौल में पीओके में आप देखिए 1963 में उन्होंने अभी जो जहां लद्दाख में बातचीत होती है, सियाचिन को बोलते हैं, वहां पे एक शक्सगम वैली है, घाटी, और उस शक्सगम घाटी को जो तकरीबन 5000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, वो घाटी पाकिस्तान ने चीन को दे दी। और अब उनका पाकिस्तान के माने नहीं, हमको हमारे ग्रेजिंग चाहिए था, हमारे को राइट चाहिए थे, हमारे जो बकरवाल हैं उनको घास चाहिए थी, तो हमारे वो उधर इधर जाते थे, तो हमने उनको वो घाटी दे दी। अब उनको जबकि मालूम है, सबको मालूम है कि पूरा जम्मू कश्मीर जो है जिसमें पीओके शामिल है, ये सब हिंदुस्तान का है। तो एक अगर डिस्प्यूटेड है तो दोनों देशों ने अपने वार्तालाप से उसको सुलझाना चाहिए, बनिस्बत आप चीजें देने लग जाओ तीसरी पार्टी को, और तीसरी पार्टी को उसमें शामिल करो। तो ये पाकिस्तान की जो नीति है वो एक तरीके से, नाम तो है पाकिस्तान, तो वो पाक नहीं है, वो बिल्कुल ही एक तरीके से मैं कहूँगा उनकी जो सोच है बहुत गिरी हुई है। और इसके कारण पाकिस्तान के साथ जो है हर हमेशा सीजफायर वायलेशन होते रहते हैं, और आप देखोगे कि उनका हर हमेशा सीजफायर वायलेशन मतलब किस तरीके से मिलिटेंट्स को ढकेलना, वो उनमें लगे रहते हैं, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथियों को ढकेलना और आतंकवाद फैलाना, किस तरीके से एक माहौल जो है हिंदुस्तान के अंदर खराब करना, और किस तरीके से एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के साथ भड़काना। तो ये जो कार्रवाइयां हैं आईएसआई की, जो कार्रवाइयां हिंदुस्तान के अंदर आप कई बार देखते हैं किस तरीके से उनके हाई कमीशन में जो गड़बड़ करते हैं वो वीजा के बगैर करेंगे। तो ये जो पाकिस्तान जो है मुझे लगता है, और अब तो और भी, अगर आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभी आप देखिए अगर चीन, नेपाल भी और पाकिस्तान भी अगर एक ही तरीके से अगर हरकत करें या हिंदुस्तान के बरखिलाफ हरकत करें, तो जरूर हमको भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमारे अपनी नीतियों में फर्क लाना पड़ेगा। और एक तरीके से अगर जो नेपाल हुआ में भी आज उनके प्रधानमंत्री, उनकी जो सोच है ओली साहब की, उनकी सोच थोड़ी सी कम्युनिस्ट और एक माओइस्ट होने के नाते उनकी सोच थोड़ी सी अलग है। आज पाकिस्तान की सोच हो रहे हैं। हाँ जी, तो ये आप देखेंगे कि ये मुझे लगता है ये अवॉइडेबल था, स्पेशली नेपाल का जो है वो अवॉइडेबल है, क्योंकि नेपाल के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे रहे हैं, गहरे संबंध रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उनको भी लगता है, हमें भी लगता है, और जिस तरीके से हुआ तो बातचीत के द्वारा वो सुलझाया जा सकता था, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी जो लिपू लेक और काला पानी और सुलझाया जा सकता था। मुझे लगता है अभी भी मुझे लगता है कि दिल्ली दूर नहीं है, ये सुलझाया जाएगा। और सर, नेपाल के साथ जो तनाव है अभी पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है, और खासतौर पे हमारे यहाँ एक परंपरा रही कि जब कोई सेनाध्यक्ष बनता है तो नेपाल की यात्रा जरूर करता है। अभी हमारे जो आर्मी चीफ है नरवणे साहब, वो अभी तक नेपाल नहीं गए, तो लगता है कि ये जो संबंधों में तनाव आ रहा है ये भी एक बड़ा कारण रहा होगा।
ये देखिए, हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं वो जी उनके ऑनरी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते हैं जी नेपाल में, और जो जी नेपाल के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं वो जी हिंदुस्तान में ऑनरी रैंक अपनाते हैं। और वो जी बहुत, दोनों के बीच में जिस तरह के जब रैंक दिए जाते हैं, राष्ट्रपति देते हैं, तो बहुत जी एक अच्छी प्रथा है, जिससे जी कि, और हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे गुरखा रेजिमेंट्स हैं जी और हमारी बातचीत होती रहती है। हमारा पेंशन डिसबर्समेंट सेल है नेपाल के अंदर, जहाँ पे हम लोग जा करके जिन्होंने हमारे साथ काम किया है उनको हम उनकी देखभाल करते हैं। और जी मैं कहूँगा बहुत ही अच्छे संबंध है, जी बहुत ही अच्छे संबंध। जी तो इस तरह का मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप ने थोड़ा इस बात को समझना चाहिए कि जब जी दोनों लोगों के बीच में है, और हम लोग भी जब पशुपति की यात्रा करते हैं तो जी एक हिंदू होने के नाते वो एक तीर्थ स्थान है, हम लोग जी चाहते हैं। तो जी मुझे नहीं लगता है कि नेपाल के साथ शायद अभी उन्होंने फायरिंग भी किया बहुत सालों के बाद, जिसपे हमारे एक बिल्कुल सिविलियन भी मारा गया है बिल्कुल बिहार के वहाँ, या जी तो वो नहीं होना चाहिए, मेरे को लगता है नहीं होना चाहिए। और नेपाल के साथ खासकर संबंध हमेशा अच्छे हैं, अच्छे ही रहने चाहिए। रहेंगे। और आज भी जो आईएमए की पास आउट परेड रही है उसमें 3 लोग नेपाल से भी थे, बताया गया था। आईएमए में हम लोग सिर्फ नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये जी जितने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ से भी लोग हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं जी और पास आउट होते हैं, इसमें ऐसे कुछ नहीं है। और नेपाल तो हमें हमेशा लगता था एक अपना, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक हमें कभी लगा ही नहीं कि हम पार करके चले गए। मैं महेंद्र नगर चला जाता था, वैसे ही जब भी मैं कुमाऊं में जाता था महेंद्र नगर चले गए, कुछ खरीद जी लिया, वापस आ गए, तो जी बहुत ही फ्री था। पता नहीं, शायद किसी के बहकावे में आकर के, या चीन चाहता होगा कि इनकी जी मुश्किलें किस तरह और बढ़ाई जाए मुझे ऐसे ही लगता है। जी। और सर एक चीज और अभी देखने को मिल रही है कि भारत और चीन सैन्य स्तर पर वार्ता कर रहे हैं, कूटनीतिक स्तर पर वार्ता कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही देश अपनी सेना भी बढ़ा रहे हैं, वहां पर रक्षा साजो सामान भी बढ़ा रहे हैं। और एक मनोवैज्ञानिक खेल भी देखने को मिल रहा है कि खासतौर पे जो ग्लोबल टाइम्स है वो चीनी सेना के युद्धाभ्यास के वीडियो जारी करता रहता है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अब बातचीत भी चल रही है और रक्षा साजो सामान भी हम वहां पर पहुंचा रहे हैं। ये ग्लोबल टाइम्स शुरू से ही एक प्रोपेगेंडा मशीन रहा है चीनी सरकार का, और उसके द्वारा वो पूरे देश को और अपने लोकल जो है जो उनका खुद का ऑडियंस है उनको और इंटरनेशनली सबको बताना चाहते हैं, एक तरीके से अपनी छवि को मजबूत उनको लगता है होएगी, प्लस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होगा, एक तरीके से प्रोपेगेंडा होगा, दुनिया को लगेगा कि वाकई जो चीन है एक जबरदस्त एक शक्ति है, और इतने हाई ऑल्टीट्यूड में भी वो एक्सरसाइजेस करते हैं, और इस तरीके से करने वो कई बार आपको दिखाएंगे कि बर्फ के अंदर वो बनियान में बैठ करके कराटे कर रहा है, और हाउसर्स, मिसाइल्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन सब इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। किस तरीके से हम उनकी जो सोच है, चीन की जो सोच है वो संजू करके है, उससे प्रभावित है। और संजू जो एक विचारधारा है उससे प्रभावित होना, मतलब संजू का हमेशा मानना रहा है, जैसे हिंदुस्तान में हम चाणक्य नीति बोलते हैं, उसी तरह वह संजू में आर्ट ऑफ वॉर उनका चीन का ये मानना है कि भाई सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर is to subdue the enemy without a fight। मतलब बगैर लड़े हम किस तरीके से दुश्मन के ऊपर हावी हो सकते हैं। तो ये एक चीन की मानसिकता है और चीन की सोच और प्रभाव वाली बात है। जहाँ पे हम देखते हैं कि बातचीत जो हम कह रहे थे कि दोनों देशों के बीच में, चीन में और हिंदुस्तान के जो भी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग कहते हैं BPM, जिनमें कर्नल लेवल के बातचीत होती है, ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत होती है। मैं जब तवांग में था तो मैं ब्रिगेडियर था वहाँ पे, तो मैं उनसे बॉर्डर पर्सनल मीटिंग करता था बुमला के ऊपर। तो उसी तरह चाहे नथुला हुआ या बुमला हुआ, अपने वहाँ पे DBO है जहाँ पे दौलत बेग ओल्दी, वहाँ पे भी एक BPM का हट है, वहाँ पे हुआ, चुशूल में हुआ। उसके अलावा जनरल लेवल की अभी बातचीत हो रही है, 2 मेजर जनरलों की बातचीत है। इससे पहले हमने देखा कि अपने कोर कमांडर जनरल हरिंदर साहब और उनके जो मेजर जनरल साहब हैं उनसे बातचीत हुई है। तो ये जो बातचीत होती है एक बहुत अच्छी बात है कि तनाव जो है वो थोड़ा कम होता है, कि कुछ भी हो
आप देखते एक दूसरे को ढकेल दिया या एक दूसरे को धक्कम धुक्का किया, पर गोली नहीं चली। एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि दोनों देश एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि देखिए ये जो लाइन है ये कोई जमीन के ऊपर दिखती तो नहीं है, लेकिन इसका परसेप्शन में हमारा यहाँ तक है। आप यह तो ये बातचीत से सुलझाया जाएगा और ग्राउंड लेवल पे जवानों के बीच में तनाव नहीं रहना चाहिए। तो उस तरीके से ये जो बातचीत होती है इसका बड़ा जबरदस्त फायदा होता है, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे बातचीत हो या डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हो। और जब ये दोनों बातचीत करते फिर आप देखते हैं कि राजनीतिक लेवल के ऊपर भी फिर कोई, जैसे अपने प्रधानमंत्री जी जब वुहान गए और डोकलम का जब क्राइसिस था 2017 में, उसके बाद 2018 में जब वुहान में जब दोनों उनके राष्ट्रपति शी और अपने प्रधानमंत्री जी जब मिले तो आपने देखा कि माहौल थोड़ा अच्छा हो गया। पर मुझे लगता है अब चीन के साथ जब वो हो रहा है, मेरी ऐसी मेरा मानना है कि चीन बैकफुट के ऊपर है और चीन को लगता है कि विश्व भर में उसकी जो विश्व छवि है उसको जबरदस्त धक्का पहुंचा है इस महामारी के कारण। और इस महामारी के कारण झटका और इतना जबरदस्त धक्का जिससे उनकी खुद की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी जो है वो एक्सपोर्ट बेस्ड है। हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो इंटरनल डिमांड बेस्ड है। अगर हम लोग कहीं दूसरे देशों में ना भी निर्यात करें तो भी हम अंदरूनी, हमारा डिमांड इतनी है कि हम लोग आराम से अपने इकोनॉमी चला सकते हैं। लेकिन चीन की आर्थिक स्थिति एक्सपोर्ट बेस्ड है। अब एक्सपोर्ट बेस्ड कहाँ रही, 3 महीने तो बहुत ही गदर हो गया। महामारी के कारण किसी का शिप नहीं जा रहा है, लॉकडाउन हो के रखे हुए हैं, कोई हरकत नहीं कर रहा है। चीन उत्पादन कर रहा है तो उस उत्पादन को उठाएगा कौन, लेगा कौन? तो विश्व, अमेरिका उनके बरखिलाफ जबरदस्त ट्रेड सैंक्शन लगा रहा है। फिर वो देख रहा है कि साउथ चाइना सी में चीन जो है दिखाना चाहता है कि पूरा 90% 9 डैश लाइन को मद्देनजर रखते हुए सारा का सारा लेकर के बैठ गए हैं। उधर भी फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इन सबको उनसे आपत्ति है। और वो चीन सोचता है कि मलाक्का स्ट्रेट से, क्योंकि वो एक छोटा सा चोक पॉइंट है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में, इस पे उन्हें लगता है शायद हिंदुस्तान का एक पकड़ अच्छी है, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड में हम लोग हैं। तो एक तरीके से चीन को मुझे लगता है खुद ही उन्हीं के दिल में वो ऐसे उनको लगता है दुनिया ने उनको घेर लिया। हमें लगता है चीन हम लोगों को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करी है, पर चीन को अपने दिमाग में ये लग रहा है कि पूरी दुनिया उनके बरखिलाफ है और उनको घेर रही है। ऐसे नहीं है, ये गलती अभी चीन की है। चीन ने मान लेना चाहिए कि वुहान में जो भी अगर बायोलॉजिकल हुआ है या कीड़ा मार्केट से हुआ है, पर पूरे विश्व भर में लाखों लोगों का मरना और एक महामारी के कारण जरूर, और चीन का यह कहना कि ये हमारे देश से नहीं हुआ है, तो फिर किससे हुआ है? किससे हुआ है? अगर उनके यहाँ से नहीं शुरू हुआ, तो वो मानते हैं कि हमारे यहाँ से शुरू हुआ, पर वो ये कहते हैं कि वायरोलॉजी डिपार्टमेंट से नहीं हुआ, वो कीड़ा मार्केट है वहां से शुरू हुआ। तो ऐसे नहीं होता है, मुझे लगता है अभी भी नहीं। और बहुत बड़ी मुझे लगता है चीन को ये दबाव डाल रहा है हिंदुस्तान के ऊपर, क्योंकि WHO में हिंदुस्तान को एक लीडरशिप का मौका मिला है। तो उसे लगता है कि अगर हम हिंदुस्तान के ऊपर अभी दबाव डालेंगे तो जब जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें चीन को एक मुजरिम नहीं दिखाया जाएगा। शायद हिंदुस्तान हमारी तरफ से थोड़ा बातचीत करके हम मुजरिम घोषित ना करे, नहीं तो हमारी तो छवि बहुत ही बुरी है। और हिंदुस्तान जब WHO की लीडरशिप में है उसमें घोषित कर दे कि ये तो चीन तो मुजरिम है, तो वो चीन को थोड़ा सा लग रहा है। और चीन इन सबका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप देखें ये 62 में भी तकरीबन मैं कहूंगा ये इसी तरह की माहौल था जब उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया, और अभी भी तकरीबन वैसा ही माहौल है। उस वक्त भी ग्रेट फेमिन था, चीन के अंदर जबरदस्त दबाव था, लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा था। आज भी बहुत सालों के बाद चीन में अंदरूनी भी एक थोड़ी सी आवाजें उठ रही हैं। हांगकांग में देखिएगा, ताइवान में देखिएगा, उनकी खुद की जो आर्थिक स्थिति है वो डगमगाने से उनका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गया है। तो परेशानी है, चीन के अंदरूनी परेशानी है, तो लेकिन वो परेशानी हिंदुस्तान के वो दबाव डाल करके हटाने जब
उसको ये मालूम होना चाहिए, और मुझे लगता है चीन को मालूम है कि हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान की फौज जो है वो ऐसे ढकेलने वाली फौज नहीं है। हिंदुस्तान भी एक पुरानी सभ्यता है, अगर वो अपने आप को पुरानी सभ्यता कहते हैं, हिंदुस्तान भी पुरानी सभ्यता है। हम भी जानते हैं कहाँ तक हम आंख में आंख डाल करके बातचीत करने की हमारी काबिलियत कितनी है, तो हमें ढकेला नहीं जा सकता। और चीन भी नहीं चाहता कि दोनों फौजों के बीच में टक्कर हो, लेकिन चीन चाहता है अपना उल्लू सीधा करना बगैर टक्कर। मतलब चीन का मानना है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तो ये जो चीन का है वो ये रहता है सर। और एक थोड़ा सा विरोधाभास ये लगता है कि जब हमारा राजनीतिक नेतृत्व कहता है कि अभी सब कुछ ठीक है, सीमा पर शांति है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे जो सेना के जो वाहन है वो लगातार वहां बढ़ रहे हैं, सैनिकों की तैनाती वहां बढ़ रही है, तो लगता है कि सही क्या है गलत क्या है, हो क्या रहा है। हाँ, ये जरूर आपका ये जो परसेप्शन, अगेन मैंने जैसे ये परसेप्शन है, ये क्यों अगर बातचीत कर रहे हैं सब कुछ हो रहा है, क्यों कर ऐसे है कि जब आप जो चीनी मानसिकता है, इट रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। आप वो कमजोर आदमियों को या कमजोर देशों को, जैसे आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं उनको चीन ने आर्थिक तरीके से उनकी मदद की और धीरे धीरे उनको अपना बना लिया। और आप देखेंगे कि हम्बन टोटा में देखिए श्रीलंका ने अपना वो उसको पहले तो दिया ब्याज और बोला आप पोर्ट डेवलप कीजिए। जब डेवलप हुआ फिर इन्होंने बोला भाई इतना तो $1 बिलियन खर्चा हो गया, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, आपको कोई बात नहीं, आप इसको 99 साल के लिए हमको दे दीजिए। तो हम्बन टोटा भी गया। अब ग्वादार में भी वही हालत होगी, पाकिस्तान से संभला नहीं गया, उन्होंने कहा चलो 43 इयर्स की लीज के ऊपर आप ग्वादार ले लो। वैसे मालदीव्स हुआ, वैसे जिबूती हुआ। तो अब आप देखिएगा बांग्लादेश में भी चिटागोंग में है, वैसे ही आप देखोगे म्यांमार में। तो चीन का धीरे 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 करके पहले मदद करना और उसके बाद उस मदद का इतना जबरदस्त फायदा उठाना। लेकिन अगर हम लोग सेनाएं, ये नहीं कि हम लड़ने के लिए, द पर्पस ऑफ ऑल दिस इज टू प्रिवेंट वॉर, नॉट टू हैव अ वॉर। अगर आपकी तैयारी सब जगह पे है तो लड़ाई नहीं होगी। अगर आपकी तैयारी नहीं है, जो दूसरा आदमी सोचेगा ये कमजोर है, इसको चलो मारो, यहाँ पे एक थप्पड़ मार देने से काम चल जाएगा, देखते क्या होता। अब चीन को मालूम है ये हिंदुस्तान है, ऐसे नहीं है। हाँ, और दूसरी बड़ी बात, कैपेसिटी बिल्डिंग में वक्त लगता है, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, हाई ऑल्टीट्यूड है, हर एक पहुंचने में आदमी को सांस फूल जाता है, तो उसको 7-8 दिन तो खुद को अपने आप को संवारने में लगता है, तो तैयारी करने में वक्त लगता है। तो क्यों ना तैयार है, अच्छी बात है। अगर तैयारी के बाद लड़ाई नहीं होती है, बहुत अच्छी बात है। तैयारी में पैसा बहुत कम लगता है, पर लड़ाई में पैसा जबरदस्त जाता है। तो उससे अच्छा है कि तैयार रहें, लड़ाई ना हो, बातचीत से मसला सुलझ जाए और दोनों देश अपने वापस अपनी आर्थिक स्थिति में लगे। और स्पेशली हिंदुस्तान को तो बहुत जरूरी है कि हम लोग एक शांति के तरीके से सबको निपटाए, और हिंदुस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो डगमगानी नहीं चाहिए, वो बहुत जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री हुए, बाकी जितने भी अपने नेता हैं, वो बातचीत की तरफ ज्यादा उनका झुकाव है कि अगर बातचीत से बात एक तरीके से सुलझ सकती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप आंख दिखा करके हमको धमकाने की कोशिश करें, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हमें कोई ये नहीं सोचना कि हम घुटनों के आगे ना, हम भी तैयार हैं। सर, जैसा आपने भी बातचीत की बात करी, तो हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करे। 9 बार शी जिनपिंग के साथ भेंट हुई है, उसके बाद ये हाल है। जबकि भारत के अब तक के प्रधानमंत्रियों में देखें तो सर्वाधिक जो चर्चा करी है किसी चीनी राष्ट्रपति से, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, उसके बाद ये हाल है। नहीं, आप प्रधानमंत्री देखें कितनी बार जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जाते हैं, वो भी आते हैं, ऐसे नहीं कि वो भी हिंदुस्तान आए हैं। हम लोग भी अपने प्रधानमंत्री भी चीन में गए, उसके बावजूद भी 22 एक स्टेट लेवल टॉक्स हुए हैं, बातचीत होती है, किस तरीके से ये जो बॉर्डर का मसला है उसको सुलझाया जाए। चीन के साथ 14 कंट्रीज हैं जिनका टेरिटोरियल बाउंड्री है, जिसमें से चीन ने 12 के साथ अपना सुलझा लिया। 12 देशों के साथ सुलझा लिया। 2 ही देश है जिसके के साथ चीन ने नहीं सुलझाया, एक है हिंदुस्तान और दूसरा है भूटान। और ये क्यों नहीं सुलझा रहे?
ये इसीलिए अब भूटान के साथ नहीं सुलझा है तो डोकलम हुआ 2017 में। बिल्कुल। और अभी हिंदुस्तान के साथ तो आप देख लीजिए थ्रू आउट, मतलब हिंदुस्तान की आजादी और चीन का लिबरेशन जो PLA है, उनको 1949, हम लोग 1947, तब से लेकर के आज तक चीन ने सुलझाने की कोशिश नहीं, बातचीत करता है चीन, पर चीन हमेशा दबाव जो है ना, दबाव बनाए रखता है। वही कारण हुआ 62 की लड़ाई हुई। वही हम लोग नहीं चाहते कि ऐसे मसलों के ऊपर होकर चीन अपने आप को एक मिडिल किंगडम, मतलब चीन सोचता है कि पूरे संसार विश्व के वो मध्यस्थ हैं, मिडिल हैं, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और इर्द गिर्द जितने भी देश हैं ये हमारे सैटेलाइट हैं। उन्होंने, हम जो कहते हैं हम हैं राजा और बाकी सब हमारे पीछे पीछे चलें, ऐसे नहीं होता है। मतलब आप छोटे मोटे देशों को कर सकते हैं, पर हिंदुस्तान जैसी सभ्यता, और चीन का मानना है कि पूरी एशिया में जो है लीडरशिप को अगर कोई चुनौती देने की काबिलियत रखता है तो वो है हिंदुस्तान। अगर और दुनिया का भी, विश्व का भी मानना है कि हिंदुस्तान में वाकई वो एक ये उसमें कहूंगा कि काबिलियत है जो विश्व को एक दिशा दिखा सकता है। तो चीन चाहता है कि अच्छा मैं हिंदुस्तान को दबा के रखता हूँ, मतलब मैं ही हूँ। चीन को लगता है कि वो ही हैं जो एक एशिया को लीडरशिप दे सकते हैं और बाकी नजदीक नहीं आना चाहिए कोई। वो एक मानसिकता है चीन की। और हिंदुस्तान जो है एक मैं कहूँगा, क्योंकि जमहूरियत है, एक लोकतंत्र होने के कारण हम कोई ऐसी सेंट्रल नहीं है, सबको साथ में ले चलना है, सबको बताना है। जिस तरह से मैं और आप बातचीत कर रहे हैं हिंदुस्तान में ही कर रहे हैं, शायद चीन में कोई बातचीत ही नहीं करता होगा, क्योंकि या सेंटर कंट्रोल्ड है, पूरा कंट्रोल है। उनका ग्लोबल टाइम्स ही है जो एक तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहा है। पर हिंदुस्तान में मैं बातचीत कर रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, हम खुलेआम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। पता नहीं हम लोगों ने कितनी ऐसी बातें बता दी होंगी दुनिया को जो नहीं मालूम है। पर नहीं, बाकी जो है वो कई सारे ऐसे तथ्य रखे हैं जिनसे मैं भी अभी तक अनभिज्ञ था। सर, एक सवाल ये उठता है कि आज का अगर हम देखें, जनरल नरवणे का एक बयान है कि LAC पर शांति है, सब कुछ जैसे था पहले वैसे ही है, कुछ कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जब राजनीतिक दलों की तरफ से सवाल उठते हैं, पूछे जाते हैं सोशल मीडिया पर कि क्या चीनी सेना हमारी सीमा में घुस आई है, तो क्या ये भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल नहीं होता है? नहीं, फिर मैंने जैसे कहा, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कह रहे हैं जनरल नरवणे जी, ये वहां पे शांति है, इसमें कोई शक नहीं। गलवान घाटी में आज की तारीख में दोनों देशों के जो फौजें हैं आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन में नहीं है। जहां तक पेंगांगसो लेक है, जहाँ पे फिंगर 4 पे चीन आया था, वो वहां से भी वो पीछे हटने की शुरुआत उसने कर दी है। अब फिर हाँ बिल्कुल, मैंने जैसे कहा पहले कि वहां पे फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 जी, हाँ, हम लोगों का मानना है कि फिंगर 8 तक हमारा पेट्रोलिंग की हमारी सुविधा है। उनका मानना है कि नहीं, आप फिंगर 4 तक ही रहेंगे। हमारा भी कैंप है जो उसके नजदीक है, पर लेकिन उस कैंप से फिंगर 2, 3 कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने 1999 में जब हिंदुस्तान कारगिल के युद्ध में या पाकिस्तान के साथ उसको कारगिल घाटी से निकालने में लगा हुआ था, उस वक्त चीन ने सिरिजाप 1, सिरिजाप 2 से लेकर के फिंगर 8 से फिंगर 7, 6, 5, 4 तक रास्ता बना दिया और अब उसको ब्लैक टॉप कर दिया। तो हम भी जाते थे पेट्रोलिंग में फिंगर 8 तक और वो भी आते थे पेट्रोलिंग में फिंगर 4 तक। तो मतलब पेट्रोलिंग, अब चीन ने क्या कर दिया, चीन आकर के बैठ गया फिंगर 4 के ऊपर कि आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उनके परसेप्शन में उनका एरिया कहां तक है, फिंगर 4 तक। हमारे परसेप्शन में एरिया कहां तक है, फिंगर 8। तो फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में कोई फौज नहीं थी आज तक, ना उनकी फौज थी ना हमारी फौज थी, लेकिन उनकी सड़क थी, उनकी सड़क थी। उस सड़क के ऊपर हम भी चलते थे और वो भी आते थे। अब उन्होंने जो नहीं करना था वो किया इस बार कि वो आकर के बैठ गए। वो सब दिखता है, हमारे दूसरे पोस्ट से सब हमारे आंखों के सामने दिखता है। ऐसे नहीं कि उनको कोई टैक्टिकल एडवांटेज मिलेगा कुछ, लेकिन एक क्या उसको बोलते हैं, एक तरीके से जो परसेप्शन है उसमें आपने ठीक कहा कि हिंदुस्तानी मीडिया को या लोगों को लगता है कि चीन हमारे अंदर आकर के बैठ गया और ये हो गया। ऐसे नहीं, वो पीछे चला जाएगा, लेकिन
हमें सतर्क रहना चाहिए, हमने जी। कैजुअली नहीं लेना चाहिए, हमने कॉम्प्लिसेंसी नहीं होनी चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि चीन वापस वहीं पर जाए जहां पे वो मई 5, 2020 पे था, उसी जी। स्थिति में जाना चाहिए। स्टेटस एंटी को जो जी। स्टेटस पहले था, उसी स्टेटस में अगर चीन के ट्रुप्स रहेंगे, दोनों देशों के बीच में अच्छा होएगा, तू मैं नहीं होता है, गुत्थम जी। गुत्था नहीं होती है, और जी। थोड़ा सा प्रेम रहता है। तो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो सैनिक जो रोज पेट्रोलिंग करते हैं, जो जी। एक दूसरे को मिलते हैं, अगर जी। क्या उसको बोलते हैं, माहौल अच्छा होएगा, तो जी। वाकई टेंशन नहीं होता है। नहीं तो जी। वैसे ही हाई ऑल्टीट्यूड और टेंशन। जी। वैसे एक सर एक थोड़ा सा राजनीतिक सवाल है, लेकिन क्योंकि आप सेना में एकदम टॉप के पदों पर रहे हैं, शीर्ष पदों पर देखे, आपने इतना लंबा अनुभव है, आप सामरिक नीति, रक्षा नीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक सवाल सर ये बनता है कि बार बार सरकार से पूछा जाता है कि आज क्या बातचीत हुई, आप हमें बता नहीं रहे हैं, क्या बातचीत हुई, आप विश्वास में नहीं ले रहे हैं। क्या हर स्तर की बातचीत के बाद देश को सूचित करना चाहिए, राजनीतिक दलों को सूचित करना चाहिए? इस पर आप क्या समझते हैं सर? मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, बिकॉज पर यह है कि लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सबको जो मन में आता है वो कह देते हैं कि भाई ये है। तो ये है, तो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी डिमांड इस तरह की आती है, जब वो भी खुद राज कर रहे थे किसी वक्त, उन्होंने भी कई चीजें नहीं बताई जिनके बारे में हमें मालूम है, उन्हें भी मालूम है, हमें भी मालूम है, ऐसे नहीं। तो ये जो बातें, कई चीजें जो होती हैं, वो अपने लेवल पर ही रहने देने में ठीक रहता है। और हाँ, अगर कोई सकारात्मक बातचीत के द्वारा कोई अच्छा हल निकल सकता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बार बार ये कहना, हम मिले, सिर्फ हमने खाना खाया और चले आए, हम मिले, हमने खाना खाया, हम चले आए, ऐसे नहीं होता है। तो बातचीत होती है, माहौल बनाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। पहले तो भाषा नहीं समझते हम एक दूसरे की, इंटरप्रेटर्स होते हैं, उनके द्वारा बताना पड़ता है, जमीन पर फिर जाकर के मिलते हैं। तो ये मुझे लगता है वंस इन अ वाइल बताने में कोई हर्जा नहीं। वो भी सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, वो अपना प्रेस स्टेटमेंट रिलीज करता है उसी का। पर हम लोगों को कहना, या फौज को कहना, या बाकी को कहना कि आपने उधर क्या बातचीत की, माहौल कैसा था, अगर आपने बातचीत की तो वो उठ करके क्यों नहीं चले गए। जरूर रातों रात वो आए हैं तो कुछ स्टेटमेंट देना चाहता है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है चीन। तो हमें भी, मुझे नहीं लगता है कि हर बार इस तरह की बात होनी चाहिए ना। जी मैं सहमत नहीं है सर आपसे, बिल्कुल सहमत है। जी सर, अभी आपने पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ कहा कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने बहुत सारी तैयारियां की, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत जुटा ली पुलवामा 2 करने की। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, पाकिस्तान जो है ना, आज की तारीख में चीन और पाकिस्तान दोनों, पाकिस्तान जो कहता है कि भाई चीन के साथ हमारे जो संबंध हैं वो तो समुंदर से गहरे है ना, आसमान हिमालय से भी ऊंचे और शहद से भी मीठे। तो ये जो संबंध है, जब चीन इस तरह का सपोर्ट करता है पाकिस्तान का, चाहे वो एनएसजी में हो, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में हो, या उनके आतंकियों को रिलीज करने में, और हम कहेंगे नहीं मसूद अजहर को पकड़ के बैठो, वो ये बोलते नहीं ये, तो इस तरह की जो बातचीत होती है, उस जिसको पाकिस्तान को लगता है कि हमारे साथ एक बड़ा प्रभावी देश खड़ा है, और उस देश का भी बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ लगा है, और दोनों देशों के बीच में भी संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये एक बंदर वाली चाल है जो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, और हिंदुस्तान को फिर बार बार इस तरीके से हरकतें करता है जो एक शोभा नहीं देती। और मैं ये कहूँगा, और पाकिस्तान का जरूर ये करना है, पर हमारे बीच में भी लोग इस मानसिकता के कुछ हैं जो इस तरह की भावनाओं को सपोर्ट करते हैं। ये गलत है, ये गलत है। मैं कहूँगा कि कोई भी अपने देश में इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता है जब तक कि वहां से प्रभावित मैं कहूँगा कि उस सोच से प्रभावित, रेडिकलाइज्ड एलिमेंट है जो उनके साथ प्रभावित है, जो पैसे से खरीदा जा सकता है और पैसे से खरीदा जा रहा है, या ISI पंप इन कर रही है पैसा। और ये जो पाकिस्तान करता है, और पाकिस्तान पहले से भी करता आया है, और पाकिस्तान, और मैं कहूँगा, पर लेकिन 5 अगस्त
के बाद जी। जो फर्क कश्मीर घाटी में आया है, जी। मुझे लगता है बहुत फर्क आया है, बहुत प्लीज, फर्क आया लोगों को। हाल ही में बहुत सारे आतंकवादियों मुठभेड़ हुई है, मारे गए हैं सारे के सारे, लेकिन बहुत एकदम से संख्या बढ़ गई है। ये है कि संख्या नहीं, अभी क्या हो जाता है ना, अब जैसे हम बोलते हैं पाकिस्तान को लगता है कि हिंदुस्तान महामारी से निपटने में लगा है, और उनको लगता है कि हाँ कश्मीर के अंदर भी, जैसे मैंने कुछ दिन पहले देखा कि अब्दुल्ला परिवार में से उनकी कोई लड़की है, कोई जो है, उसने इस तरह का ट्वीट किया जो बिल्कुल ही देशद्रोही टाइप एक स्टेटमेंट था कि हम तो चीन का स्वागत करते हैं और इस तरह की बात। तो आप देखते हैं कि इस तरह की मानसिकता के लोग हिंदुस्तान के अंदर हैं, जो कुछ भी ना हो क्योंकि उस परिवार से जुड़े हैं। वैसे बाकी परिवार भी हैं जो कई बार इस तरह की बातचीत कर देते हैं, जो कि एक मतलब एक देश भक्ति के तौर पर नहीं देखा जाता है। उनकी जो स्टेटमेंट्स जो आते हैं, ऐसे लगता है कि ये क्यों ऐसे बोल रहा है, या तो इसको नफरत है किसी से, या मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको देश से नफरत नहीं है, चाहे किसी व्यक्ति से नफरत हो सकती है, पर देश से नफरत नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की जब वो भाषाएं और इस तरह के व्यक्तित्व अपने क्या उसको स्टेटमेंट्स देते हैं, उससे फिर कई बार शक होने लगता है कि पता नहीं कैसे लोग हैं ये, मतलब कम से कम देश के बारे में तो किसी ने भी गलत नहीं कहना चाहिए। सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि आज आईएमए से जो लोग पास आउट होकर निकले हैं, पहली बार ऐसा शायद हुआ है, अगर मेरी जानकारी सही है, कि वो लोगों को छुट्टी न जाकर सीधा यूनिट को रिपोर्ट करने को कहा है, ऐसा क्यों सर? ये ऐसे है कि हम लोग अमूमन जब पासिंग आउट परेड होती है तो आप देखेंगे हम उनके पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, उनके निजी संबंधी जो भी लोग हैं उनको बुलाते हैं और उनको दिखा। पर इस बार क्योंकि इस महामारी के कारण दिक्कत हो जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए कि लड़के जो अभी तक जितने भी पास आउट हुए ये बड़े प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहे हैं, उनको इस तरीके से कोई एक्सपोजर नहीं हुआ है, और क्योंकि वो बिल्कुल फिजिकली फिट है, मेंटली रोबस्ट हैं, और अमूमन हम लोग उनको 21 दिन की छुट्टी देते थे कि जब पास आउट हुए कि भैया आप लोगों ने बड़ा जबरदस्त ट्रेनिंग किया है, अपने घर में जाकर के अपने निकट संबंधी दोस्तों के साथ मिले और अच्छा काम करें, और बहुत अच्छी बात है। अमूमन नॉर्मल टाइम में तो हो सकता है, पर इस बार क्या है, अगर ये 21, 22, 23 साल के बच्चे हैं और ये जाएंगे, अगर इनमें से मैं कहता हूँ 2 ही ऑफिसर हैं जिनको सपोजिंग कोविड पॉजिटिव निकल जाते हैं, तो फिर बुरा लगता है, ये बीमार हो गए और फिर ये जाएंगे, फिर 14 दिन का क्वारंटीन होगा, उसके ट्रेनिंग में फर्क पड़ेगा, मतलब बहुत जो समय है बर्बाद हो जाएगा। उससे अच्छा है कि वो अपने अपने यूनिटों में रिपोर्ट करें, और छुट्टी तो उनकी है, उनको जो छुट्टी मिलेगी और ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनको खुद के सेहत को मद्देनजर रखते हुए और उनकी खुद की शारीरिक जो उन्होंने अपने मैं कहूँगा जो फिजिकल फिटनेस जो उनका है उसमें असर ना पड़े, तो इस मकसद से, किसी ये मकसद से नहीं कि भाई माहौल लड़ाई वाला है तो इन्होंने जाना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। ये है कि बीमार ना पड़े, फिजिकली अनफिट ना हो जाए, थोड़े ही दिन के लिए क्वारंटीन में ना रहे, तो अच्छा अपने यूनिट में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, खुश रहेंगे, सीखेंगे, छुट्टी तो उनकी है, बाद में उनको छुट्टी तो मिल ही जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारी तथ्यपरक जानकारी दी है, निश्चित रूप से हमारे दर्शकों के लिए लाभकारी होंगी। आपसे सर फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद।